सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। कल हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कल हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, अगर सिलेबस में होगा तो वो भी करेंगे, अदरवाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक एंड क्वेश्चंस इसमें से आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में से। प्रेसिडेंट आप सब अब अज्यूम करेंगे कि आप द्रौपदी जो मुर्मू जी हैं उनके बारे में आप सोच कर चलेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। देखिए, खास बात इसलिए भी है क्योंकि आर्टिकल्स और जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सब तो साथ साथ में लिखे भी रहते हैं, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि जो पर्सनालिटी है आखिर उसकी क्या पावर्स हैं, क्या उनके ऊपर लिमिटेशंस हैं एंड क्या रियलिटी में पावर्स हैं भी या फिर नहीं हैं। पॉलिटी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट पॉलिटी के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होते हैं, जिसकी वजह से आंसर्स जो होते हैं वो गलत भी हो जाते हैं। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर्टिकल 58 जो है वो क्या बताता है, क्वालिफिकेशंस, यानी कि प्रेसिडेंट कौन कौन बन सकता है। तो देखिए, अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप द्रौपदी मुर्मू जी को अज्यूम करें। सो शी इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया की सिटीजन होने चाहिए, 35 ईयर्स कम से कम मिनिमम एज होनी चाहिए एंड वो लोकसभा के मेंबर बन पाए, ये क्वालिफिकेशन भी उनके अंदर होनी चाहिए। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या किसी लोकल अथॉरिटी के मीन्स जो भी सेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, उनके वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास ऑलरेडी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है एंड आप प्रेसिडेंट भी बनना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। सो आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, 58 से आपको शुरू करना है। देन हम बात करेंगे कंडीशंस ऑफ ऑफिस की। आर्टिकल नंबर 59, आर्टिकल 59 क्या कहते हैं कि क्या कंडीशंस हैं ऑफिस की। नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस और स्टेट लेजिस्लेचर, ना तो किसी यूनियन ना ही स्टेट लेजिस्लेचर की किसी भी हाउस के, ना ही अपर हाउस ना ही लोअर हाउस, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी के भी मेंबर नहीं होने चाहिए। एंड अगर आप मेंबर हैं भी तो आपको अपनी सीट जो है वो खाली करनी होगी। ही शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस ऑन एंटरिंग अपॉन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई और लाभ का पद नहीं होना चाहिए। उनको बिना रेंट के पेमेंट के राष्ट्रपति भवन में जगह मिलेगी जहां पर वो रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे। जो भी उनको इमोल्यूमेंट्स या जो भी अलाउंसेस, जो भी सैलरी जो पार्लियामेंट ने डिसाइड की है वो उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जब तक वो प्रेसिडेंट हैं वो कम नहीं किए जा सकते। सो ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा प्रेसिडेंट पसंद नहीं आ रहे हैं तो उनकी सैलरी कम कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आर्टिकल 55 में क्या लिखे हैं, कंडीशंस ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन ही कि आप क्वालिफाइड हैं भी या नहीं हैं। जब आप क्वालिफाइड हो गए तो आपके ऑफिस की क्या क्या क्वालिफिकेशंस हो, कंडीशंस होंगी, मीन्स आपको क्या क्या मिलेगा। देन टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस किस में लिखा है, आर्टिकल 56 में, कि 5 साल तक तो प्रेसिडेंट रहेंगे, लेकिन 5 साल से पहले भी हट सकते हैं। या तो प्रेसिडेंट खुद ही वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे दे, या फिर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं तो इम्पीचमेंट के द्वारा भी प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए, अब अगर मान लीजिए उन्हें हटाना है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, क्या इतना इजी है उन्हें हटाना। सो लेट्स सी इम्पीचमेंट प्रोसीजर। इम्पीचमेंट के पहले तो चार्जेस कैसे शुरू होंगे, कोई भी हाउस, आइदर हाउस, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा के पास ये पावर है, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही इसको इनिशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए लोकसभा में स्टार्ट हो गया, मान लीजिए, तो ये जो भी चार्जेस होंगे उस हाउस के जो 1/4 मेंबर्स हैं वो साइन करेंगे उसके ऊपर, एंड 40 डेज का नोटिस दिया जाएगा किसको, प्रेसिडेंट को, कि भाई आपको इम्पीच करने का प्रपोजल आया है। इम्पीचमेंट प्रपोजल फिर जो हाउस है वहां पे 2/3 मेंबर की जो मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, वहाँ से वो रिजोल्यूशन जो है वो पास करना चाहिए। जब वो वहाँ से पास हो जाएगा तो वो दूसरे सदन में जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए लोकसभा में इनिशिएट किया गया था तो वो राज्यसभा में जाएगा, और अगर राज्यसभा में इनिशिएट किया गया है तो फिर लोकसभा के अंदर जाएगा। फिर वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन होगी चार्जेस की।
प्रेसिडेंट के पास पूरा हक है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो वो अपीयर हो सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर दूसरा हाउस भी ये कहता है कि हाँ चार्जेस बिल्कुल सही हैं और वो भी 2/3 मेंबरशिप के साथ उसको पास कर देते हैं, तो प्रेसिडेंट जो हैं वो उसी दिन से रिमूव मान लिए जाते हैं जिस डेट को रिजोल्यूशन पास हो। आई होप इट्स क्लियर। तो इम्पीचमेंट करने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों को ही पास करना होगा 2/3 मेजॉरिटी से। इनिशिएट कोई भी कर सकता है, 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर से इनिशिएट हो जाएगा। 14 डेज का नोटिस जब पहली बार इनिशिएट हुआ है तो प्रेसिडेंट को देना होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। इम्पीचमेंट पहले आ गया है और इसके बाद आया है इलेक्शन। द्रौपदी मुर्मू जी उस स्टेज तक पहुंची कैसे, यानी कि वो वहां पर बैठी कैसे? तो देखिए, हमने वोट नहीं किया द्रौपदी मुर्मू जी को। फिर किसने वोट किया? तो चलिए देखते हैं। जब हम वोट नहीं करते तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, और अगर हम वोट करते तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। सो डायरेक्ट इलेक्शन मीन्स पीपल बाय द वोट, एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब कि हमने वोट नहीं किया। तो फिर किसने वोट किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वोट आखिर किया तो किया किसने। तो देखिए, एक सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो हमने कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर भी पढ़ा था। एंड वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होगी, यानी कि किसने किसको वोट दिया ये कोई देखेगा नहीं। कौन कौन वोट करेगा उनको? देखिए, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा। एक्चुअली इससे पहले सिलेबस के अंदर पार्लियामेंट जो है वो सिलेबस के अंदर बाद में दिया हुआ है, तो मैंने सीक्वेंस वाइज ही लिया। थोड़ा सा पार्लियामेंट और पढ़ा देती तो आपको शायद इलेक्टेड मेंबर्स और उसके नॉमिनेटेड मेंबर्स और अच्छे से समझ में आ जाते, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको इसके बाद पार्लियामेंट ही कराया जाएगा। कल हम पीएम करेंगे एंड देन वी विल डू पार्लियामेंट, सो डोंट वरी। देखिए, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, पेपर पास करना है तो करना ही है, ठीक है। तो देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे होंगे तो उसमें कौन कौन वोटिंग करेगा? दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा, उनके इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं। कौन से मेंबर्स? इलेक्टेड मेंबर्स। स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं। आई थिंक 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, और मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज तो सभी में ही है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं। तो जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, काउंसिल की बात नहीं हो रही है, ठीक है, विधानसभा की बात हो रही है, विधान परिषद की बात नहीं हो रही है। विधानसभा यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो स्टेट्स के अंदर होती हैं, वहां के भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं। सिमिलरली यूनियन टेरिटरीज हैं, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां के इलेक्टेड मेंबर्स। आई होप इट्स क्लियर। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स विल पार्टिसिपेट, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, स्टेट लेजिस्लेचर के हों, या फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के हों। तो ये है इलेक्टोरल कॉलेज। कौन लोग इनमें इंक्लूडेड नहीं है? एक तो नॉमिनेटेड मेंबर्स, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों। साथ ही साथ में लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी नॉमिनेटेड मेंबर्स इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली नॉमिनेटेड मेंबर्स दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी इंक्लूडेड नहीं है। एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके तो ना इलेक्टेड मेंबर्स हैं ना नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, राइट। इसको जिसने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा उसको समझने में प्रॉब्लम आएगी, जिसने पढ़ा हुआ है उसको बहुत आसान लगेगा। अगर आपको ये पता है कौन इंक्लूड नहीं है, देखिए, लोकसभा के अंदर इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, इलेक्टेड वोट कर रहे हैं तो नॉट इलेक्टेड, जो नॉमिनेटेड है वो आउट हो गए। सिमिलरली राज्यसभा है, इलेक्टेड वोट कर रहे हैं तो जो मतलब नॉमिनेटेड हैं वो आउट हो गए। सिमिलरली स्टेट्स के अंदर अगर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके अंदर इलेक्टेड पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ के भी नॉमिनेटेड आउट हो गए। सिमिलरली दिल्ली और पुडुचेरी के अगर इलेक्टेड वोट कर रहे हैं तो नॉमिनेटेड वहाँ के भी आउट हो गए, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ ही नहीं है तो यहाँ कैसे आएगी? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को वोट करना ही नहीं है, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, और बाकी सबके नॉमिनेटेड वोट नहीं करेंगे। इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का? वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम कंफ्यूजिंग। ईच मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे हर किसी को एक एक पेज दिया जाएगा जिसको कहा जाएगा बैलेट पेपर। जब वोटर है, मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं प्रेसिडेंट के
मीन्स कॉन्टेस्ट के लिए, कॉन्टेस्ट बोले या फिर मतलब लाइन में एक तरीके से खड़े हैं कि हर पार्टी ने अपने अपना जो उम्मीदवार है वो खड़ा किया हुआ है। तो जो वोटर है जब वो वोट करेगा, अब यहाँ पे वोटर कौन है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, कहाँ के हैं, मैंने रिपीट अभी किया था। तो जब वो अपना वोट देंगे तो वो ऐसे वोट नहीं देंगे कि भाई हम जैसे हम वोट देने जाते हैं तो हम बीजेपी को बटन दबा दिया, या भाई किसी ने कांग्रेस को बटन दबा दिया, या किसी ने निर्दलीय को बटन दबा दिया, ऐसे नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके सामने 4 लोगों के नाम हैं या 4 लोग खड़े हैं, तो आपको उन्हें रैंक के अकॉर्डिंग वोटिंग करनी होगी कि मैं फर्स्ट नंबर पे चाहता हूँ बीजेपी का बने, सेकंड नंबर पे चाहता हूँ कांग्रेस का बने, थर्ड नंबर पे चाहता हूँ बीएसपी का बने। तो इस तरीके से आपको वोटिंग करनी होगी, आपको नहीं, मतलब मेंबर्स को, इलेक्टेड मेंबर्स को। So the voter while casting his vote is required to indicate his preferences by marking 1, 2, 3, 4 against the names of candidates कि ये मेरे फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे हो गया। Now this means that the voter can indicate as many preferences as there are candidates in the free, यानी कि आप जो है अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो कि मैं किसको किस लेवल पर प्रेफर करता हूँ। पहले फेज में जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो काउंट होगा। मान लीजिए बीजेपी के आगे फर्स्ट नंबर बहुत सारे आए हैं, तो बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। इन केस अ कैंडिडेट सिक्योर्स द रिक्वायर्ड कोटा, कोटा भी होता है कि कम से कम इतने वोट आने चाहिए। अगर मान लीजिए वो कोटा फिक्स हो गया और फर्स्ट नंबर पे मान लो 50 वोट्स चाहिए थे, हालांकि 50 मैंने बहुत कम बता दिए, मान लो 50 वोट्स चाहिए थे एंड 50 ही द्रौपदी मुर्मू जी के सामने आ गए, मतलब द्रौपदी मुर्मू जी के सामने 111 50 लोगों ने लिखा है और उनका कोटा भी मीन्स कंप्लीट हो गया, वो प्रेसिडेंट बन जाएगी। अदरवाइज मान लीजिए कोटा उन्होंने अचीव नहीं किया, मिनिमम 50 वोट्स नहीं आए, तो अगर मिनिमम 50 वोट्स नहीं आए तो द्रौपदी मुर्मू जी आउट। फिर देखेंगे अच्छा सेकंड नंबर पे कौन है, ठीक है। सो अदरवाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वोट्स इज सेट इन मोशन, मीन्स दोबारा से ट्रांसफर होगा वोट्स का। नाउ द बैलेट ऑफ द कैंडिडेट सिक्योरिंग द लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर कैंसल्ड, मीन्स अगर ये भी नहीं अचीव कर पाए तो उनका जो सेकंड प्रेफरेंस होगा वो फर्स्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मान लो मैंने फर्स्ट बीजेपी को दिया था, सेकंड कांग्रेस को दिया था, फर्स्ट वालों मान लो बीजेपी जो है वो मिनिमम वोट्स अचीव नहीं कर पाए, ठीक है, मिनिमम भी नहीं अचीव कर पाए और मैक्सिमम भी नहीं अचीव कर पाए, मतलब सब लोगों ने उनको वोट नहीं किया, तो वो आउट हो जाएंगे और मेरे जो वोट्स हैं वो दूसरे वाले कैंडिडेट में अब काउंट किए जाएंगे। द प्रोसेस विल कंटिन्यू, तब तक प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि मिनिमम कोटा अचीव किसी भी उम्मीदवार के द्वारा नहीं किया जाता। मतलब जो जीतेगा कम से कम मिनिमम कोटा होना चाहिए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको वोट भी करने चाहिए, लेकिन पहले मिनिमम कोटा बाद में नंबर ऑफ वोट्स। तो पहले आपको मिनिमम कोटा वाला क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा, फिर आपको जिन लोगों ने मिनिमम कोटा वाला क्राइटेरिया कंप्लीट किया है उसमें सबसे ज़्यादा वोट्स किसके हैं वो प्रेसिडेंट बनेगा। सो पार्लियामेंट रेगुलेट मैटर्स रिलेटिंग टू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अगर कोई घटना हो जाती है, कोई सिचुएशन हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इसको कौन देखेगा, इसको देखेगा पार्लियामेंट। नाउ सी, जिसको प्रेसिडेंट बनना है तो नॉमिनेशंस करने होते हैं, मीन्स अपना नामांकन करना होता है। आपके साथ कम से कम 50 इलेक्टर्स प्रोपोजर्स होने चाहिए एंड 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। ध्यान रखेंगे 50 इलेक्टर्स एंड 50 सेकेंडर्स। Then see, president is a representative of the nation as well as people in different states. जो president है वो nation का तो representative है ही है, लेकिन साथ में देखो ना legislative assemblies of state है, उन लोगों ने भी तो वोट किया है, तो अलग अलग states में उन लोगों का भी representative है। दिल्ली और पुडुचेरी के भी legislative assemblies के elected members ने वोट किया है, तो वो उनका भी representative है। तो president सिर्फ state union का नहीं होता, president states का भी होता है। Uniformity of representation of different states according to the population and number of elected MLAs of each state. ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए। यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, जो कि मीन्स 1000 कैसे आ गया, ये सब कैसे आ गया, तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, बट अगर एक बार समझ गए तो बहुत ईजी भी है। देखिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, मान लीजिए हम राजस्थान ही ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ की टोटल पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल मैं 10 करोड़ मान लेती हूँ एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और मान लो मैंने इलेक्टेड मेंबर्स उसके अंदर 200 ही मान लिए, ठीक है, पूरे 200 ही मान लेती हूँ, इलेक्टेड मेंबर्स 200 है। तो मैंने पॉपुलेशन को 10 करोड़ को डिवाइड करना है किससे,
जितने की मेंबर्स हैं, फिर मल्टीप्लाई करना है 1000 से, उससे एक एमएलए की वोट आएगी, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं है, ठीक है। देन पैरिटी शेल ऑल्सो बी मेंटेन्ड बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड एज अ यूनियन। फिर एमपी, देखिए तो एमएलए ने वोट किया, तो एमएलए के लिए तो हम स्टेट, एमएलए स्टेट का होता है, तो हम स्टेट की पॉपुलेशन लेंगे और हम उस स्टेट के नंबर ऑफ मेंबर्स लेंगे। जब हम एमपी की बात करेंगे तो एमपी की बात कैसे की जाएगी, टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइंड टू द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट असेंबलीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स of both houses of the parliament. Successful candidate wins by a absolute majority, relative नहीं, absolute majority, fixed quota, यानी कि कम से कम इतने वोट तो वो तो होने ही होने चाहिए। कोटा ऑफ वोट्स कैसे डिसाइड होगा, तो कोटा ऑफ वोट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, जितनी वोट्स दी गई हैं वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 2 + 1, ठीक है। मतलब जितनी वोट्स दी गई, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वोट्स हो गई, फॉर एग्जांपल मैं लेके चलती हूँ, मान लो मैंने लेके चली 2000 वोट्स, तो 2000 वोट्स को हम डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 1000, फिर +1, यानी कि 50% तो होना ही होना चाहिए, +1 और होना चाहिए, वरना तो 50 पे तो कैसे ही जीतेंगे, तो मेजॉरिटी के लिए +1 किया जाता है। तो ये होता है इलेक्टोरल कोटा। ये और ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी, एमपी का वोट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो वोट्स इलेक्टेड मेंबर्स को मिली हैं ऑफ द स्टेट असेंबलीज एंड डिवाइड करेंगे उसको मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है। ऊपर किसके आएंगे, स्टेट असेंबलीज के, और नीचे दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के। चलिए तो मैं स्क्रीन से थोड़ा सा हट जाती हूँ ताकि प्रॉपर पीडीएफ आपको विजिबल हो जाए। सो देखिए, अब प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो कब खाली होगा, वैकेंसी कब आएगी, है ना, वैकेंसी कब आएगी, तो एक तो जब 5 साल हो जाएंगे तब, या फिर किसी की डेथ ही हो जाए, या कोई रिज़ाइन ही कर दे, या इम्पीचमेंट के द्वारा रिमूव कर दिया जाए, या कोई डिस्क्वालीफाइड ही हो जाए, एंड या फिर कोई इंडिया से ही एब्सेंट हो जाए, या इलनेस, तो इन कंडीशंस के ऊपर सीट जो है वो खाली हो जाएगी। कौन प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा, अगर मान लीजिए सीट खाली हो जाती है तो कौन प्रेसिडेंट बनेगा। देखिए पहली बात तो, अगर टर्म है, मतलब जैसे मान लीजिए भाई हमें पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी का जो टाइम पीरियड है इलेक्शन ऑफ मींस प्रेसिडेंट का, वो इस डेट को ख़त्म होना है, तो उस डेट से पहले ही इलेक्शन करा देने चाहिए, है ना। ये तो नहीं है कि भाई अगर मान लीजिए उनका लास्ट डेट 31 मार्च है, तो ये थोड़ी 31 मार्च के बाद इलेक्शन शुरू होंगे, 31 मार्च से पहले ही इलेक्शंस करने शुरू हो जाने चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश इलेक्शन डिले हो जाते हैं, तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है वो ही तब तक ऑफिस पर बना रहेगा जब तक कि नया पर्सन आकर ऑफिस नहीं संभालता, मतलब ऑफिस खाली नहीं रहना चाहिए। और अगर मान लीजिए जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तब तक वाइस प्रेसिडेंट भी ऑफिस में बैठ सकता है, मान लो डेथ ही हो जाए ना, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठ सकता है, और वैकेंसी अगर हो गई है तो इलेक्शन विदिन 6 मंथ्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो अभी कोई एकदम ही रिज़ाइन कर दे तो फिर हमें थोड़ी पता चलेगा, भाई आप टर्म के बेसिस पे तो पहले इलेक्शंस करा सकते हो, लेकिन मान लो कोई किसी की डेथ हो जाए या कोई पहले रिज़ाइन कर दे, तो रिज़ाइन एकदम कर दिया तो तब वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे उस सीट पर, और फिर 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस होंगी। मींस जब तक नया प्रेसिडेंट आकर अपनी ड्यूटी नहीं लेगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस कंटिन्यू करेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठेंगे, और अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है ना, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं वो मतलब खाली नहीं, वो फिर प्रेसिडेंट का काम करेंगे। और अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के क्या पावर्स हैं और क्या फंक्शंस हैं। जब हमने अभी इनका वो पढ़ा था, क्वालिफिकेशंस पढ़ा था, कंडीशंस ऑफ ऑफिस पढ़ा था, एक बार मैं फटाफट से आपको थोड़ा सा 56 से पढ़ा था ना, हाँ नहीं 58 से। 58 में क्या है, क्वालिफिकेशन। 59 में क्या है, कंडीशंस ऑफ ऑफिस, ये ध्यान रखने हैं। 58 में क्वालिफिकेशन है, 59 में कंडीशन ऑफ ऑफिस, 56 में टर्म्स ऑफ ऑफिस है,
ठीक है। और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल्स देखो, लिखो, रट्टे मारो, कुछ भी करके याद करो, क्योंकि आर्टिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। इनकी जो पावर्स हैं वो आर्टिकल 53 में लिखी हैं। किस में लिखी हैं? आर्टिकल 53 में। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट यूज़ कर सकता है डायरेक्टली भी और अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू भी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू भी वो अपनी पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। जितने भी ऑफिशियल वर्क्स हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही किए जाते हैं, और जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं वो सब उनके ही नाम पर बनाए जाते हैं। प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट ही बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, एंड दोनों के दोनों उनके ही प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, उनकी रेम्यूनरेशन भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करती हैं, वो भी प्रेसिडेंट के ही प्रसाद पर्यंत पर ऑफिस में रहते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हालांकि देखिए कभी भी हटा नहीं सकते, क्योंकि हमें भी पता है कि जो रियल पावर है वो पीएम के हाथ में होती है, बट हाँ कागजी में देखें तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, दूसरे कमिश्नर्स भी, इलेक्शन कमिश्नर्स ध्यान रखिएगा, चीफ भी एंड अदर भी, यूपीएससी के चेयरमैन, यूपीएससी के मेंबर्स, गवर्नर्स, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स, इन सबको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अगर मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी को लगता है कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं। और अगर मान लीजिए उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पता होनी चाहिए, या कोई और ऐसा मैटर जो किसी मिनिस्टर ने लिया है, तो वो भी मीन्स बोल सकते हैं कि पीएम जो हैं वो भी बाकियों को सबमिट करें। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो एक कमीशन भी अपॉइंट कर सकती हैं अगर उन्हें लगता है कि SC ST की कंडीशन या बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को लेके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे किस किस को अपॉइंट किया जाता है, एक बार दोबारा सुनेंगे तो ज़रूर याद आ जाएगा। इसके साथ साथ इंटर स्टेट काउंसिल को भी द्रौपदी मुर्मू जी अपॉइंट करती हैं, और यूनियन टेरिटरीज़ को भी वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करती हैं, क्योंकि वहाँ के भी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स, ये थी उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, मींस डिसीजन लेने की जो हक है या किसी को अपॉइंट करने का हक है। अब इसके अलावा उनके पास कुछ कानूनी लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं, जैसे कि वो पार्लियामेंट को समन, प्रोरोग या फिर डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ये पूरे पार्लियामेंट के अंदर डेफिनेशंस आएंगी, समन करना, प्रोरोग करना, सो डोंट वरी। अगर जॉइंट सिटिंग करानी है लोकसभा राज्यसभा की तो ये करा सकती हैं। अगर उन्हें लगता है कि जब पहला सेशन हुआ है, जैसे मान लीजिए जनरल इलेक्शंस हुए और पहला सेशन हुआ पार्लियामेंट के अंदर, तो ये फर्स्ट टाइम में पार्लियामेंट को एड्रेस भी कर सकती हैं। अगर उनको लगता है कि पार्लियामेंट का कोई बिल है जो कि पेंडिंग है, तो ये हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में मैसेजेस भी सेंड कर सकती हैं कि मीटिंग करो। अगर मान लीजिए उनको लगता है कि स्पीकर भी नहीं है, डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, तो फिर कौन उस कुर्सी पर बैठेगा जो सबको झेलेगा, तो ये किसी भी लोकसभा के मेंबर को भी अपॉइंट कर सकती हैं कि आप यहाँ पर बैठिए। सिमिलरली अगर मान लीजिए राज्यसभा में चेयरमैन नहीं है, डिप्यूटी चेयरमैन नहीं है, तो वहाँ पर भी ये किसी भी मेंबर को वहाँ पर बैठा सकती हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर्स और लोकसभा में 2 मेंबर्स को ये नॉमिनेट भी करती हैं, वही मेंबर्स जो इनके इलेक्शंस में वोट भी नहीं देते। अगर मान लीजिए कुछ बिल्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस करने हैं, तो इनका रिकमेंडेशन सबसे ज़रूरी है। जैसे कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च करने हैं पैसे, या फिर स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करनी है, या कोई नई स्टेट बनानी है, तो प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी ही लेनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई बिल प्रेसिडेंट को सेंड किया जाता है, पार्लियामेंट से तो पास हो गया, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया और प्रेसिडेंट को भेजा गया, तो वो उसके ऊपर हाँ भी रख सकती हैं, हाँ भी बोल सकती हैं, उस बिल को रोक भी सकती हैं और बिल को वापस भी कर सकती हैं रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकती। ध्यान रखिएगा, मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए वो रिटर्न कर देती हैं किसी बिल को कि इस बिल को आप दोबारा देखो, और पार्लियामेंट दोबारा उस बिल को पास कर देती है, मान लो चेंजेस के साथ या बिना चेंजेस के साथ, तो प्रेसिडेंट को हाँ करनी ही करनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि वो बस डिले कर सकती हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट किसी चीज़ को पास करना चाहे तो पार्लियामेंट उसे पास करवा कर ही रहेगी।
सिमिलरली मान लीजिए कोई बिल है, स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया और गवर्नर ने उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। यहाँ पर प्रेसिडेंट बोल सकता है कि हाँ ठीक है चलो बिल पास, अपने पास रख सकते हैं, ना हाँ ना ना, और गवर्नर को ये कह सकते हैं कि बिल वापस कर दो। अब मान लीजिए गवर्नर ने क्या किया, बिल स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर वापस कर दिया। मान लो राजस्थान के अंदर से बिल गया था, गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास पहुंचा दिया, प्रेसिडेंट ने कहा गवर्नर को कि वापस कर दो, वापस कर दिया। अब यहाँ पर मान लीजिए बिल दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑब्लाइज नहीं है कि वो दोबारा से हाँ करे, मतलब दोबारा भी, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर्स को सताया जा सकता है, पार्लियामेंट को सताया नहीं जा सकता, सिर्फ एक बार। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ऑर्डिनेंसेस भी इशू कर सकते हैं आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग, पार्लियामेंट के पास जहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर है, लेकिन मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और इमीडिएट एक्शन लेना है, ठीक है, मान लो सेशंस नहीं चल रहे और एक इमीडिएट एक्शन लेना है, तो आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकती है। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट दोबारा से रीअसेंबल होगा, 1.5 महीने के अंदर अंदर, 6 वीक्स के अंदर अंदर, 1.5 महीना मैं नहीं बोलूँगी, 6 वीक्स के अंदर अंदर पार्लियामेंट को उस ऑर्डिनेंस को पास करना होगा। और अगर मान लीजिए उस ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट ही खुद वापस लेना चाहे तो प्रेसिडेंट वापस ले सकती है। अगर मान लीजिए प्रोमलगेशन एंड विड्रॉल सब्जेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अप्रूवल, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा तो भी हो सकता है। वो चाहे तो प्रेसिडेंट जो है may have retrospective effect and may modify or repeal any act of parliament or even another ordinance, means पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को या किसी ऑर्डिनेंस को, इनको भी रिपील किया जा सकता है। टैक्स लॉ को भी अमेंड किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में बहुत कुछ चाहिए, मीन्स स्टेट्स का भी हामी वगैरह चाहिए, तो वो हम पढ़ेंगे। A statement explaining the circumstances that had necessitated immediate legislation should also be placed before the house. अगर किसी पे प्रेसिडेंट ने कोई डिसीजन ले लिया है तो वो हाउस के सामने रखना पड़ेगा। सच पावर नॉट फाउंड इन द डेमोक्रेटिक, ये पावर्स यूएसए यूके के प्रेसिडेंट्स को भी नहीं है। प्रेसिडेंट कैग, क्योंकि देखो इन लोगों को अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट ने, कैग को, यूपीएससी को, फाइनेंस कमीशन को, इलेक्शन कमीशंस को, तो इनकी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने प्रेसिडेंट रखते हैं। अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इनके गुड गवर्नमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, पीस के लिए अगर कुछ रेगुलेशन बनाने ज़रूरी हैं तो द्रौपदी मुर्मू जी बना सकती हैं। पुडुचेरी में भी बना सकती हैं रेगुलेशंस बना के, लेकिन तभी अगर असेंबली सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड है तो ही, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। प्रेसिडेंट के पास फाइनेंशियल पावर्स भी होती हैं, जैसे कि मनी बिल बिना प्रेसिडेंट के हाँ के पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया ही नहीं जा सकता, इसीलिए वो उसको रिटर्न भी नहीं करती, क्योंकि उसकी मर्जी से ही तो पूछ के मनी बिल आया है, तो वो रिटर्न नहीं कर सकती। जो पूरे बजट है उसको भी कोर्सेज टू बी लेड पार्लियामेंट के सामने वो रखते हैं। बिना इनकी रिकमेंडेशन के कोई भी ग्रांट नहीं दिया जा सकता। सो नाउ सी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट जो है वो पार्लियामेंट के सामने कॉजेज टू बी लेड कि भाई उनके सामने रखेंगी। कोई भी ग्रांट नहीं दिया जा सकता उनके बिना। कॉन्टीजेंसी फंड से अगर पैसे निकालने हैं किसी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए तो द्रौपदी मुर्मू जी ये काम भी कर सकती हैं। हर 5 साल के बाद फाइनेंशियल कमीशन का भी गठन किया जाता है। जुडिशियल पावर्स भी हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट जो हैं वो प्रेसिडेंट करती हैं। हालांकि देखिए इसमें इनका कुछ से नहीं होता, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि कौन बनेगा, कैसे बनेगा, बट हाँ जो मोहर है वो यही लगाती हैं। सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई लॉ, कोई फैक्ट समझना है तो ये भी समझ सकती हैं। अगर मान लीजिए किसी को पार्डन करना है, किसी को रिप्रीव, रेस्पाइट, रेमिशन, ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, या सस्पेंड, रेमिट या कम्यूट करना है किसी पर्सन को, मान लीजिए 5 साल की सज़ा मिल गई, फांसी की सज़ा मिल गई, कोर्ट मार्शल ने सज़ा दे दी, डेथ की सेंटेंस मिल गया किसी को, तो वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साथ माफ़ी मांगने जा सकता है। पार्डन का मतलब क्या है? पार्डन का मतलब है कि उसको पूरी तरीके से माफ़ कर देना। रिप्रीव का मतलब क्या है? स्टे लगा देना कि कुछ टाइम तक इनको ऐसा नहीं करना, खास करके डेथ के केस में। जैसे मान लीजिए किसी को डेथ की सज़ा मिल गई तो कुछ टाइम के लिए स्टे लगाया जा सकता है, रिप्रीव।
रेस्पाइट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो किसी को प्रेगनेंसी है या कोई फिजिकल डिसेबल है, तो अगर मान लीजिए किसी को 8 साल की सज़ा मिली तो उसको कम किया जा सकता है, रेस्पाइट। रेमिशन क्या होता है, पीरियड ऑफ सेंटेंस कम कर देना, करेक्टर चेंज नहीं करना, मतलब जो सज़ा मिली है वही सज़ा मिलेगी, लेकिन जो पीरियड होगा, टाइम पीरियड होगा, वो कम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या था कि डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड, मतलब ओरिजिनल जो सज़ा मिली थी उससे कम दे देना किसी स्पेशल कारण की वजह से रेस्पाइट में। और रीमिशन का मतलब कि पीरियड कम कर देना। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि पनिशमेंट जो टफ दी गई है उसको थोड़ा सा मीन्स लाइटर कर देना। जैसे मान लो किसी को डेथ की मिली तो उसको फुल लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दे। तो इस तरीके से भी जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं उनके पास ये पावर्स हैं, पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रिमिशन, कम्यूटेशन। देखिए कम्यूटेशन, सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई मान लीजिए कोई टीचर नहीं आया तो उसकी जगह किसी और टीचर को भेज दिया, तो सब्सटीट्यूट कर देना। रिमिशन में रिड्यूस करेंगे, रेस्पाइट में क्या होगा, किसी कारणवश, रेस्पाइट जैसे इंस्पाइट, रिस्पाइट तो कोई कारणवश। रिप्रीव का मतलब क्या होगा, मीन्स सजा का जो मेन करेक्टर है वही चेंज हो गया। देन सी, द्रौपदी मुर्मू जी के पास डिप्लोमेटिक पावर्स भी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होनी है या एग्रीमेंट्स होने हैं, तो वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर कंक्लूड किए जा सकते हैं, लेकिन हाँ पार्लियामेंट का अप्रूवल बाद में चाहिएगा। इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स, अफेयर्स के अंदर रिप्रेजेंट करना, कोई डिप्लोमेट्स आए हैं उनको सेंड करना या रिसीव करना, ठीक है। इमरजेंसी पावर्स, तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 एंड 365 में प्रेसिडेंट रूल, हालांकि 356 में यह सिर्फ प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के अंदर। वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि कोई बिल लेकर गए, बिल्कुल उसको रोक लिया अपने पास, वापस ही नहीं दिया। जैसे मान लीजिए खासकर कोई प्राइवेट मेंबर बिल है, जैसे कि मान लीजिए कोई बीजेपी का ना होके कोई दूसरा पर्सन है और वो बिल इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, और वो बिल पास नहीं करवाना चाहते, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करेगी, उस बिल को रख के बैठ जाएंगी। या मान लीजिए कैबिनेट ने रिज़ाइन कर दिया, तो उस टाइम पे भी भाई कैबिनेट तो रिज़ाइन करके चली गई, तो बिल को तो उनका दिया हुआ था, तो वोट बिल भी हाँ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी अपने पास रख के बैठ सकती हैं। या मान लीजिए नई कैबिनेट आई और उन्होंने कहा कि भाई ये जो बिल है ना मैम इसको रिजेक्ट कर दो, तो वो बिल भी अपने पास रिजेक्ट करने की बजाय मीन्स एसेंट ना देना भी रिजेक्ट करने के बराबर ही माना जाता है, हमारे शब्दों में, कानून के शब्दों में नहीं। सस्पेंसिव वीटो, पार्लियामेंट को दे सकते हैं बिल वापस, लेकिन अगर दोबारा से पास कर दें तो पास करना पड़ता है। मनी बिल को वापस नहीं कर सकते, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेचर में तो हमने पढ़ा था कि वापस भी कर सकते हैं और दोबारा भी स्टेट लेजिस्लेचर पास कर दे तो ज़रूरी नहीं है कि वो पास माना जाएगा। पॉकेट वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो का मतलब ना तो बिल वापस देना, रिटर्न करना, बल्कि पेंडिंग रखे रखना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट नहीं बताया कि कितने दिन में बिल जो है उसमें हाँ करना है। यूएसए में तो 10 डेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर कोई वीटो पावर नहीं है प्रेसिडेंट के पास। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में प्रेसिडेंट को ऑब्लाइज किया था कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को हामी देनी ही देनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखते हैं प्रेसिडेंट की। 42nd अमेंडमेंट में ये कहा गया कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड उनके साथ जो मिनिस्टर्स हैं, अगर वो उनको कुछ एडवाइस देते हैं तो प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी ही माननी पड़ेगी। लेकिन 44th में ये आया, क्योंकि ये इंदिरा गांधी की थी, 44th के अंदर ये आया कि नहीं, प्रेसिडेंट एक बार वापस से उस मैटर को भेज सकती है, और जब वापस से सेम बात आए तो फिर वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट को हाँ करनी ही करनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट कुछ एक्ट्स के अंदर मींस डिस्क्रिशन अपने मर्जी पे काम कर सकता है बिना मिनिस्टर्स की एडवाइस के। जैसे कि पीएम किसको अपॉइंट करना है, मान लीजिए किसी भी पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर की एकदम सडन डेथ हो गई और जो रूलिंग पार्टी है उसमें से किसी को पीएम बनाना है तो वो बना सकती हैं पीएम, ठीक है। या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस करना है क्योंकि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो नहीं अचीव कर पाए, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मेजॉरिटी चली गई तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकती हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी डिसमिस कर सकती हैं। चलिए, तो अब वाइस प्रेसिडेंट मैं आपको
कल करा देती हूँ वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि प्रेसिडेंट ही बड़ा था, पीएम बहुत छोटे से है, वाइस प्रेसिडेंट भी बहुत छोटे से है। चलिए, वीडियो कैसी आ रही है, पसंद आ रही है या नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। चलिए, थैंक यू सो मच।